हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जीएस पेपर 3 हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू, अब छुट्टियों के बाद एक नया सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी इसके पहले समावेशी विकास पे। समावेशी विकास के क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं शुरुआत में हमने समझा था, उसकी डिफिनेशन वगैरह, और थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो हमें समावेशी विकास के बारे में बहुत ज़रूरी होता है जानना, वो हमने देखा था। अभी हम समझेंगे कि भारत में समावेशी विकास की शुरुआत कैसे हुई, भारत का उसका अनुभव कैसा रहा, और भारत ने समावेशी विकास को शुरू करने के लिए या उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। वो सब चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कई सारी सेक्टर हैं, हर सेक्टर पे उन बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि आज़ादी के बाद समावेशी विकास की जो शुरुआत हुई उसमें भारत का क्या अनुभव रहा। चलिए आइए देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, वहाँ पे आपको उसको ज्वाइन करना है। बस जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आप सर्च कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, वहाँ लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्या पढ़ना है हमें समावेशी विकास में। ये समावेशी विकास जो हमारी यूनिट 2 है उसका दूसरा सेशन है। इसमें है आज़ादी के बाद समावेशी विकास की शुरुआत करने में भारत का क्या अनुभव रहा। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता न केवल व्यक्तिगत बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के सपने भी लेकर आई। 75 वर्ष बाद इन आदर्शों में परिवर्तन आया है, क्योंकि भारत 5 ट्रिलियन क्लब में शामिल होना चाहता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो जीडीपी हो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो, तो हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो है ना व्यक्तिगत बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी अपने पास लेकर आई है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी जो आर्थिक निर्भरता है या जो हम आर्थिक रूप से ज़्यादा तंगी में हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, हर चीज़ की समस्या होते हुए भी हमें इन सब का पेट भरना है। इस वजह से ज़रूरी है कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें, है कि नहीं। तो क्या है जो समावेशी विकास है, ये वही तो दिखाता है कि इंसान व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरफ से उसको स्वतंत्रता रहे, और वह क्या कर सके, अपने ही जो उसके मतलब अपने ही व्यक्तिगत जो उसके अनुभव हैं उसके आधार पर वह अपने जीवन यापन को कर पाए। यही होती है समावेशी विकास की अवधारणा, जो हमें अभी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जो संसाधनों के आवंटन, कार्यान्वयन और पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन सहित योजना की पूरी श्रृंखला का देखरेख करता, मतलब जो भी श्रृंखला चलती थी ना उसका पूरा वो देखरेख करता था, जिसका केंद्र आर्थिक और सामाजिक विकास था। ठीक है, देखिए, केंद्र को वो मजबूत करना चाहता था, उसको ही आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना चाहता था, जो भी उसकी योजनाएं हैं, जो भी वो योजना लेकर आता था उसकी देखरेख पूरी श्रृंखला तक, मतलब शुरू से अंत तक। तो ये क्या था, कहीं ना कहीं समावेशी विकास की ये एक अवधारणा थी। भले ही उस समय हम ये शब्द नहीं जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या था, संसाधनों का आवंटन, कार्यान्वयन, पंचवर्षीय योजना शुरू से लेकर अंत तक कैसे चल रहा है, हर सेक्टर में हम ग्रोथ कर पा रहे हैं कि नहीं, उन सब चीज़ों को ध्यान देना ही एक तरह का हमारा अनुभव रहा है, जो योजना आयोग के तहत हमें मिला। ठीक है, आप इंटरव्यू में भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आराम से इस एग्जाम्पल आपको ध्यान रखिएगा, इससे आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में सरकारों ने समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी कई परियोजनाएं शुरू की। ये कब की बात है, जब से भारत आज़ाद हुआ, और 2005-6 तक की बात है। यहाँ पे ये सब चीज़ें लेकर आई गई थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत के अनुभव क्या रहे समावेशी विकास को लेके हुए, तब आप इन एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं कि हमारे अनुभव शुरू से बेहतर रहे हैं, बस ज़रूरी है क्रियान्वयन की, और बेहतर क्रियान्वयन की। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। समावेशी विकास को चलाने में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की अनिवार्य भूमिका तथा
संयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो नवाचार तथा विकास को बढ़ाने के तरीकों को विस्तार का साझा कर सकता है। जैसे कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य यही रहा है। पीपीपी मॉडल, जैसे हम जो जानते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, अगर इससे हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, समावेशी विकास ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें कैपिटल मिल जाती है और काम करने में तीव्रता आती है, और जो भी हमारा जो मोटिव है वो हम क्या कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताऊं, सरकार ने कोई बहुत ऐसी स्कीम लाई जिससे गरीबों का फ़ायदा हो जाए, तो सरकार क्या करेगी ना, जो वहाँ पे नीचे एनजीओज हैं या छोटे छोटे जो भी प्लेयर्स हैं, जो उनसे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्राइवेट कुछ निजी लोगों को भी लेकर आए और सरकार भी कर रही है, तो अब वो निजी लोग क्या करेंगे, सरकार से जुड़ेंगे और उनको भी सरकार कुछ ना कुछ लाभ तो देगी ही देगी, क्योंकि वो तभी जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तब क्या होगा, सीधा सीधा वो ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को ज़्यादा प्रेजेंट कर पाएंगे और बता पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं समावेशी विकास को आगे बढ़ाने की तरीका है, और भारत सरकार शुरू से कोशिश ये कर रही है कि कहीं ना कहीं क्या किया जाए, पीपीपी मॉडल लाया जाए। ठीक, और आज के दिनों में तो काफ़ी आज आगे है। आगे पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और गैर सरकारी संगठनों जैसी बहुआयामी या बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों द्वारा समर्पित अध्ययनों में समावेशी विकास भारत का आगे रहा है। तो सीधी सी बात है, जैसे अभी जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया या संयुक्त राष्ट्र हो गया या विश्व बैंक हो गया, इन्होंने हर जगह जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार ये बता रहे हैं भारत का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, भारत में गरीबी कम हो रही है ना। हमारी जो कोवैक्सीन पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब कोरोना वैक्सीन की जो पॉलिसी थी वो बहुत बेहतरीन थी। ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे अनुभव है। देखिए मैंने शुरू से लिया, बीच में यहाँ तक आए, ये शुरू की बात रही, ये बीच की बात रही, और ये अंत की बात रही, और ये एकदम अभी की बात रही। तो हमने शुरू से लेकर अंत तक हमारे जो अनुभव थे हमने उसको साझा किया। देखो कुल मिला के हमें शब्दों को खेलना है, तो शब्दों से ही जब खेलना है तो हमें कम चीज़ों में बेहतर चीज़ें प्रेजेंट करनी है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ों को एकदम रम रम के पढ़ना ना, वो उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। आपसे सीधा थोड़ी ना यूपीएससी पूछने जा रहा है कि 2010 में इस समावेशी विकास पे कितना बल दिया गया, ये 1950 में कितना दिया गया, 1975 में, ऐसा तो पूछेगा नहीं। वो एक मध्यम मार्ग लेके चलता है कि जिससे क्या हो कि आपको डिटेलिंग उतनी अच्छी से ना पता हो भले ही, लेकिन आपको कंटेंट अगर पता है तो आप लिखने में वो कितने बेहतर हैं, बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक, तब आप यूपीएससी को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं एज इट इज़, विश्वास करिए बहुत बेहतर उत्तर आपका होगा, किसी भी कैंडिडेट से बहुत बेहतर। चलिए अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के क्या क्या उपाय अपनाए गए। जैसे हमने क्या क्या उपाय अपनाए, बस इस बात को ध्यान रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना हमने लेकर आई तो उसमें समावेशी विकास का ज़्यादा प्रभाव देखा गया। जैसे आवश्यक सेवाओं तक पहुँच यह स्थापित करना था, रोजगार का सृजन करना था, सुशासन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कौशल विकास, अवसर की समानता और गरीबी को घटाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। रीज़न अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई होगी, सीधी सी बात है 2007 के बाद। तो 2007 के बाद आया तो ये सब चीज़ें हमने सम्मिलित करना शुरू किया। इसके पहले अगर आप देखेंगे वो किसी स्पेसिफिक पे डिमांड पे थी, जैसे सर्विस सेक्टर बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाना है, कृषि बढ़ाना है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके आगे बढ़े थे। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ, हमने क्या किया, समावेशी मतलब चारों तरफ ध्यान देना शुरू हुआ। और जानते ही हैं आप 2012 में समावेशी विकास की क्या हुआ, वो आ गया, मतलब एक तरह से यूनाइटेड नेशन ने उसको प्रस्तुत किया, तब से ये और विस्तृत रूप लेने लगा है। चलिए आगे बात करते हैं। योजना दस्तावेज समावेशन, गरीबी में कमी, सामूहिक समानता, जैसे एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला आदि, ये जितने वर्ग हैं इनको भी हमने लेना शुरू किया।
योजना दस्तावेज का समावेशन किया जिसमें गरीबी भी हो, सामाजिक समानता हो, क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखना, सशक्तिकरण के रूप में भी उस चीज़ को लेके आना और असमानता में कमी लाना। ये कहीं न कहीं हमारी जो योजनाएँ आने लगी ना, वो इन स्तरों पे, इन चीज़ों पे जाँचने लगी। क्या कोई योजना लाई जाएगी तो ये सब चीज़ों में कोई कमी आएगी? अगर आ रही है तब क्या है, वो समावेशी विकास है ही, सीधी-सी बात। आगे बात करते हैं, नीति आयोग का जो विज़न 75 था, जानते हैं कि 75 साल होने पे ये चीज़ें हमें चाहिए, जैसे समावेशी विकास चाहिए, स्वच्छ और निरंतर औपचारिक विकास चाहिए। सीधी-सी बात है, औपचारिक मतलब होता है जो फॉर्मल लगातार चलता हो, और स्वच्छ और निरंतर हो। स्वच्छ मतलब पर्यावरण स्वच्छ, है ना? आगे, निरंतर और औपचारिक विकास चाहिए। आगे, उच्च शिक्षा याद करिए, उच्च शिक्षा हम लेकर आए, तो उच्च शिक्षा के साथ हमने नई शिक्षा नीति भी लेकर आई। पुनर्वास और गुणवत्तापूर्ण सेवा देना, जैसे जिनकी हालत ख़राब है उनको पुनर्वास दिया जाए। जानते हैं आप, अभी एक स्कीम लेकर आई गई थी जिसमें गरीबों या जो भिक्षावृत्ति में शामिल है उनका पुनर्वास करने की ज़रूरत थी, है ना? तो ये चीज़ें। आगे, गुणवत्ता और पूर्ण सेवा, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत क्या दे रहे हैं, जीवन की गुणवत्ता सबकी बढ़ा रहे हैं, उनको पक्का मकान दे रहे हैं। तो ये क्या है, समावेशी विकास ही तो है। नीति आयोग का विज़न 75 में यही सब चीज़ें होती थी। आगे, बेहतर भौतिक वातावरण, तो ये क्या है, कहीं न कहीं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के उपाय ही हैं जो भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद लगातार करते आया है। देखिए, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके पहले की कुछ झलकें हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एग्जैक्टली समावेशी विकास का उतना ज़्यादा प्रभाव दिखता नहीं है। रीज़न क्या था कि हर सेक्टर हमारा कमज़ोर था, तो हमने क्या किया, एक एक सेक्टर को पकड़ा और उस सेक्टर में हमने क्या किया है, फोकस किया है, जिससे क्या हुआ कि जब वो सेक्टर मजबूत होने लगा तब हमने क्या किया, सभी रोजगार पे भी ध्यान देने लगे, सुशासन पे भी, कौशल पे भी, ठीक है, अवसर की समानता पे भी, गरीबी पे भी। इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। रीज़न क्या था कि हमारा हर सेक्टर कमज़ोर था और हर सेक्टर को बढ़ाने को लेके उसको सेंट्रिक हमें क्या करना पड़ता था, पॉलिसी लेके आनी पड़ती थी। इसीलिए हर चीज़ों पे ध्यान सरकार का नहीं जा पा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे जब स्थिति बेहतर हुई तब हमने सोचना शुरू किया और आज हम क्या कर रहे हैं, समावेशी विकास में विश्व में सबसे आगे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। विकासोन्मुखी नीति हमारी रही, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हमने करना शुरू किया, सीधा भैया क्या है क्या नहीं चल रहा है उस पे क्षमता निर्माण करने की कोशिश की, जैसे कौशल विकास, ये सब चीज़ें लेकर आए, रोजगार सृजन किया, ठीक है, सुशासन पे बेहतर किया जिससे हमारा क्षमता निर्माण हो, काम करने की पद्धति बदले। तो ये सब क्या है, एक तरह से समावेशी विकास के मूल सिद्धांत है। और अगला, कल्याणकारी योजनाएं हमने लेकर आई, जैसे जनधन योजना हो गई, जानते हैं आप, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ठीक है, मनरेगा योजना जो आप देख रहे हैं, ये सब कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो ये सब क्या है, समावेशी विकास की बेहतर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, सार्वजनिक भागीदारी हमारी क्या रही। देखो, सार्वजनिक भागीदारी मतलब लोगों की भागीदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेहिता हमने बना के रखी, पारदर्शिता बना के रखी, कर सुधार लेकर आए, सामाजिक सुरक्षा लेकर आई, राजकोषीय अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो क्या होता था, राजकोषीय भंडार हमेशा खाली होने की वजह से समस्याएं हमारे साथ बनी रहती थी, इसीलिए हमने राजकोषीय अनुशासन को भी ध्यान दिया। अब देखिए, ये सब शब्द आप यूज करेंगे ना, विश्वास करिए नंबर आपको ज़बरदस्त क्यों नहीं मिलेंगे। राजकोषीय अनुशासन, सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता, सामाजिक भागीदारी, है ना, ये जो शब्द हैं ये बहुत वजनदार है। विश्वास करिए, गवर्नमेंट में ना ये सब शब्द बहुत वजनदार होते हैं। तो हमें ऐसे शब्दों का ही यूज करना है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो, जिससे हमें रिजल्ट क्या हो, मैक्सिमम मिले, मैक्सिमम। चलें, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि वह कारण ऐसे हैं जिससे भारत समावेशी विकास हासिल नहीं कर पा रहा है। आप देखा 1900 मतलब जब हमारा भारत 1947 के बाद आज़ाद हुआ, उसके बाद भी हमने जो भी चीज़ें लेकर आई उसमें क्या समावेशी विकास था, उसके बाद हमने क्या क्या उपाय अपनाए वो भी हमने देख लिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें, तो कुछ कारण तो रहे होंगे जिसकी वजह से हासिल नहीं कर पा रहे हैं और उस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, कम प्रौद्योगिकी। सीधी सी बात है, हमारे पास प्रौद्योगिकी और नवाचार हमारे पास कम था, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे विनिर्माण क्षेत्र में हो, इस वजह से हम हासिल नहीं कर पा रहे थे। आगे, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होना शुरू हुई,
असमानता बढ़ी, रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई। इससे भी कहीं ना कहीं हम समावेशी विकास को हासिल नहीं कर पा रहे थे। आगे, बुनियादी ढांचे में ग्रामीण शहरी विभाजन में बड़ा अंतर आ गया। रीज़न क्या था कि हमने शहर पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, ग्रामीण पे कम ध्यान दिया। इससे क्या हुआ, ग्रामीण बहुत पीछे छूट गए। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, ग्रामीण बुनियादी बहुत ज़्यादा मजबूत करने पे फोकस कर रही है। रीज़न सरकार को पता है, अगर ग्रामीण मजबूत कर दूंगा तो शहरी तो ऑलरेडी मजबूत हो ही रहे हैं, वो मजबूती बना ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण बहुत ज़्यादा पीछे ना छूट जाए, इसीलिए बुनियादी ढांचा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम क्या कर पा रहे थे, समावेशी विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये सब लिखिएगा, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। आगे, अत्यधिक कुपोषण और गरीबी राष्ट्रीय शर्म की बात रही हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कुपोषण का शिकार क्यों थे? क्योंकि जब ब्रिटिश हमें छोड़ के गए, हमारे पास जो ग्लोबल जीडीपी था उसका सिर्फ हम 3% रह गए। हमारी हालत इतनी बेकार थी कि हमारी लगभग 90% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जी रही थी। ठीक है, जब ये हालत थी तो सीधी बात है, हमारा कृषि ध्वस्त था, कृषि में उतना उत्पादन हो नहीं रहा था। तो इस वजह से कुपोषण का होना आम बात है। और याद करिए, मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट था वो सिर्फ कितना था, 32 साल। मतलब एक युवा 32 साल में उसकी उम्र मानी जाती थी, वो 32 साल बाद शायद जीने लायक ना बचे। तो आप सोचिए कितने बुरे हालात रहे होंगे। इस वजह से समावेशी विकास को पाना भारत के लिए कठिन था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सामाजिक अन्याय, क्षेत्रीय असमानताएं और सामाजिक भेदभाव का बढ़ता कद। ये भी तो था भाई, सामाजिक अन्याय तो हुआ ही, सीधी सी बात है। आज देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो सामाजिक अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ गई। आप पूर्व की तरफ जाएंगे अलग पाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे अलग पाएंगे, उत्तर की तरफ आएंगे तो कुछ अलग पाएंगे, पंजाब की तरफ जाएंगे तो खालिस्तान वाला अलग मैटर उड़ जाता है। तो ये सब क्या है, क्षेत्रीय असमानताएं हुई। इससे भी हम समावेशी विकास पे बाधा उत्पन्न हुई। भाई ये सब करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और सामाजिक भेदभाव का बढ़ता कदम, ये क्या हो करेगा, आपको वृद्धि करने से हमेशा रोकेगा। आगे, लैंगिक असमानता रही, महिला और पुरुष में सबसे बड़ी असमानता रही, क्योंकि महिलाओं को रोजगार और हर चीज़ से वंचित रखा गया। रीज़न क्या था कि सोसाइटी ही कुछ ऐसी बनी थी। ठीक, अगला, महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने की ज़रूरत है, तभी हम समावेशी विकास को प्राप्त कर पाएंगे। राजकोषीय घाटा हमारा लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते रहे, एक्सपोर्ट कम करते रहे। याद करिए 1991 में हमें अपनी पूरी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, IMF से लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई। रीज़न क्या था? क्योंकि हमारा राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा था। आगे, ग्रोथ बनाम डेवलपमेंट। आज की स्थिति क्या है? ग्रोथ बनाम डेवलपमेंट की है। जैसे जीडीपी में ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो डेवलपमेंट है उसकी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। जैसे रोजगार के स्तर पे हम बहुत ज़्यादा फेल हैं। ठीक है, सामाजिक भेदभाव अभी भी लगातार बढ़ रहा है, क्षेत्रीय असमानताएं भले कम हुई हैं, लेकिन जो कट अनुभव है वो अभी अभी हमारे पास है, उसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये क्या है, यही सब कारण है जो समावेशी विकास को हमें हासिल करने में रोक रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, जब भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए, क्या पता कि यूपीएससी यही क्वेश्चन दे दे कि हमारे जो समावेशी विकास है, भारत की आज़ादी के बाद अभी तक भारत ने ऐसे कौन से कदम उठाए या कौन से उपाय किए हैं जो समावेशी विकास की तरफ इंगित करते हैं, तथा यह भी कारण बताइए क्या वजह है। हालिया उदाहरण देते हुए, ध्यान रखिए ऐसे पूछेगा यूपीएससी, हालिया उदाहरण देते हुए कुछ ऐसी बातें बताइए जो क्या है, समावेशी विकास को हासिल ना करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को उठा के बता दीजिएगा। जीडीपी में हमारा घाटा चल रहा है, बता दीजिएगा। 2-3 एग्जाम्पल तो ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। अब जैसे हमने क्या लिखा, क्या रोजगार की समस्या है, तो रोजगार की कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि नहीं, कि भैया हाल में क्या देखा गया, रोजगार में लगातार वृद्धि देखी गई, रोजगार दर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बस बिल्कुल बताइए इसको। ठीक है, आगे अब ये बताइएगा कि कुपोषण, गरीबी की सम की बात रही, लगातार अभी देखा गया कि जो हमारी गरीबी है वो लगातार बढ़ी है, लेकिन फिर कम हुई है। ठीक, उसको बताना है। लैंगिक असमानता रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, इसीलिए तो करना है। मैं क्यों कहता हूँ कि हमेशा करंट से जुड़ाव बनाइए, जो भी एग्जाम्पल है आपको मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, यही लिखोगे, सिर्फ एग्जाम्पल पुट कर दोगे, हो गया आंसर। भाई कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना आंसर लिखना, है ना, बस क्या होता है, फ्रेमिंग करना जरूरी है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं।
एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी समावेशी का क्वेश्चन आए यूपीएससी में, ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी भी तरह से लिख के जरूर आना। ये डायग्राम बना के आना है। मैं बता रहा हूँ, इसका जो होगा ना रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। कब बनाना है ध्यान रखिएगा। जो एक बार ना मैंने वो बनाया था कि कैसे फ्रेमिंग करेंगे उत्तर का, कहीं भी पुट नहीं कर देना है। देखो, कहीं भी पुट करने का मतलब क्या होगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कहीं लिख दी हो, ऐसा नहीं है। एक वेल मैनर में उत्तर लिखना है, तभी आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखना है याद करिए, जहाँ मैंने डायग्राम का बनाया है बताया है वहीं पे इस डायग्राम को जरूर यूज कर दीजिएगा कि भारत में अगर समावेशी विकास लाना है तो गुड गवर्नेंस का होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि गवर्नेंस अगर गुड हमारी नहीं होगी तब ना आर्थिक सुधार होगा ना सामाजिक सुधार होगा, और जब ये दोनों नहीं होगा तो संस्थागत विकास हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि भैया आर्थिक सुधार होगा तभी तो संस्थाएं बन पाएंगी, संस्थाओं का ऑफिस हो पाएगा, उसमें कर्मचारी हो पाएंगे, और जब ये हो पाएगा तो हम सामाजिक सुधार कर पाएंगे। उससे क्या होगा, समावेशी विकास होगा, और समावेशी विकास को ही हम सतत कर पाए, मतलब लगातार कर पाए, तो वही सतत समावेशी विकास होगा। ठीक है, तो बस ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि भैया गुड गवर्नेंस से क्या होगा, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, संस्थागत विकास होगा, समावेशी विकास होगा, और फिर सतत समावेशी विकास हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट रहे हमारे आज के, जिसमें हमने ये बहुत अच्छे से सीखा कि समावेशी विकास क्या है, उसके बाद कौन कौन से उपाय भारत सरकार ने अपनाए, हर एक चीज़ बहुत बेहतर ढंग से हमने कंप्लीट किया है। एज इट इज़ प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, इसका पीडीएफ आपको टेक्निकल चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने इसके पहले के सेशन नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके उसको बारी से एक एक करके देखिए। आपका जो जीएस पेपर 3 है ना, उसकी पूरी समस्या यहाँ आपको हल होती हुई दिखेगी। तो चलिए, इस सेशन के बाद कल फिर अगले सेशन में मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।